गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हमने आपको कल बताया कि किस प्रकार जो है खिलजी वंश की स्थापना हुई, और स्थापना के साथ साथ हमने सबसे पहले पढ़ा कि किस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी जो है वहां की गद्दी पर बैठा होगा, दिल्ली सल्तनत पर बैठा। उसके बाद देखा हमने उसी का भतीजे और या उसी के दामाद ने उसकी किस प्रकार हत्या की होगी, जिसका नाम हमने अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के साथ साथ अली गुरसाहिब भी बताया। इसी के समय में हमने कल पढ़ा मलिक काफूर के बारे में कि मलिक काफूर को कहाँ से जीता गया था, कहाँ से जो है खरीदा गया था, कितने का खरीदा गया था और कौन जीत कर लेकर आया था, जीतने के बाद उसने किसे उपहार में दिया। ये सारी कहानी हमने कल पढ़ी। मलिक काफूर को ही हमने देखा कि वो एक नपुंसक, एक हिजड़ा होने के साथ साथ उसने बहुत सारे युद्धों में भी जो है पार्टिसिपेट किया, और उन युद्धों में ऐसे ही युद्धों में पार्टिसिपेट किया जहाँ पे वो राजाओं को हरा कर आया, और ना कि हरा कर आया वहां से जो है तमाम सोने के साथ साथ कोहिनूर हीरा जो भारत का जो है देन मानी जाती है, वो भी तेलंगाना की खान से निकलने वाली खानों से जो है हीरा लाया होगा। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में देखी। हमने देखा किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहा, और द्वितीय सिकंदर की जो है जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। द्वितीय सिकंदर को उसने साथ साथ बोला सिकंदर सानी, कि मैं सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर हूँ, क्योंकि उसकी जो है एक कल्पना थी, वो चाहता था कि वो भी विश्व पर जो है विजय प्राप्त करे। इसके साथ साथ हमने देखा कि ये सिकंदर सानी की जो पोस्ट वो बनाना चाह रहा था अपने लिए, अपने आप को जो दूसरा सिकंदर बनाने की कोशिश कर रहा था, वो किसके कहने पर उसने इस चीज को जो है त्याग दिया होगा। हमने बताया उसका एक दिल्ली का कोतवाल जो मित्र हुआ करता था, उसका नाम भी हमने कल के वीडियो में बताया, अलाउल मुल्क के बारे में बताया, और उनके सभी के बारे में हमने पूरी डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करा। उसी के साथ साथ हमने देखा कि एक दंतक कथा भी सुनाई हमने आपको, जो हम पद्मावती की कहानी को सुनते हैं, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है पद्मावती, और वो देखा हमने अकबर के समय में लिखी जाएगी, काफी समय बाद जाकर, और कैसे कैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी होगी, और हमें कोई इससे के बीच का कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता है, कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, जिसे हम दंतक कथा के रूप में मानते हैं कि कोई ऐसी एक स्टोरी बताई गई कि जो है पद्मावती बहुत सुंदर हुआ करती थी, और उन्हें देखने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उनके जो है पति पर आक्रमण किया होगा, और पति मारे जाने के बाद उन्होंने जौहर प्रथा अपना ली होगी। सारी कहानी कल के वीडियो में हमने बताया, और अंत में चलते चलते हमने कल के वीडियो में बोला कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई होगी और किस रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें हमने आपको जलोदर रोग के कारण जो है इसकी मृत्यु बताई। जलोदर का अर्थ बताया कि जब जो है पेट में बहुत ज्यादा पानी बन जाए तो उल्टी या दस्त वगैरह जो हम आज के समय में देखते हैं, उसे हम जलोदर रोग के कारण जो है इसकी मृत्यु को मानते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें तो खिलजी वंश में अब जो है आगे के दो राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, और उनके बारे में ये देखेंगे किस प्रकार जो है, जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी बड़ी बाजार नियंत्रण करा, सेना रखी, प्यार, उसने देखा कि कर इतना सारा इकट्ठा होता था, इतना सारा पैसा था, खूब धनवान हो चुका था भारत के समय में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा हुआ राजा। अगर हमने देखा कि अब जो है किस प्रकार इन दोनों के आने के वजह से पूरा का पूरा खजाना खाली हो जाएगा, और खजाना खाली होने के बाद जब अगला वंश आएगा तो वो वंश किस प्रकार उस खजाने को भरने की कोशिश करेगा, और क्या क्या चीजें हुई होंगी। आज आपको ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरियां पढ़ने को मिलेंगी जो शायद इससे पहले आपने अपने वीडियो में नहीं देखी होंगी, कहीं भी आपने इन स्टोरियों को एक साथ जोड़ते हुए उन बातों को नहीं सीखा होगा। तो जब हमने बता दिया अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई होगी, तो अब बात करेंगे आगे। देखिए खिलजी वंश पढ़ रहे थे हमने, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बारे में बात कर ली। अलाउद्दीन खिलजी, इनके बारे में हमने कल के वीडियो में खूब पूरी चर्चा कर ली, और इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनेगा। उत्तराधिकारी की बात करें अगर, तो देखिए जब ये मरा होगा, इसकी मृत्यु हुई होगी, तो इसका जो उत्तराधिकारी था उसकी उम्र केवल 6 वर्ष रही होगी। 6 वर्ष का एक बच्चा उत्तराधिकारी बनेगा, और उत्तराधिकारी कौन बनाएगा, इसे वही व्यक्ति घोषित करेगा उत्तराधिकारी जिसे ये अपनी सेना में, जैसे मलिक काफूर का नाम जो हमने कल भी पढ़ाया था, अलाउद्दीन की सेना में मलिक काफूर जो एक सुंदर हिजड़ा जिसे बताते हैं हम, जो नपुंसक जिसे बताते हैं, उसने क्या करा, इसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और उसके साथ साथ मलिक काफूर उसका संरक्षक बन गया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी जब जो है दिल्ली सल्तनत पर बैठा होगा, तो उसका संरक्षक कौन था, तो संरक्षक बता देंगे, या घोषित किसने किया, तो आप बता देंगे मलिक काफूर ने किया था इस बात को, कि मलिक काफूर ने इसे बना दिया। आप सोचने वाली बात यह है कि मलिक काफूर के ना जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी थी, अब वो किसके अकॉर्डिंग चल रही थी, मलिक काफूर के अकॉर्डिंग चल रही थी। इस वजह से क्या हुआ, जितने भी तुर्की लोग थे वहां पे, जो तुर्की शासक थे, वो इसके मलिक काफूर के खिलाफ हो गए, और खिलाफ होने के बाद उन्होंने क्या करा, मलिक काफूर की हत्या कर दी। और जब हत्या कर दी होगी तो ये 6 वर्ष का जो बच्चा उत्तराधिकारी बैठा हुआ है, तो वो तो गद्दी उसकी चली गई।
अब हत्या करने के बाद क्या करा, मलिक काफूर तो की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद एक नया शासक बना कुछ ही महीने के लिए, अगर बात करें कुछ वर्षों के लिए बात करें तो उसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अब कौन बना, उसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। और देखिए यही एक अंतिम हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करें तो 1316 से लेके 20 के बीच में ये बना है, और ये अंतिम क्यों हो जाएगा उसके बारे में मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगा। ठीक, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बना, ये क्या था, अब एक ये दिल्ली की मतलब गद्दी पर बैठ गया। इसने क्या करा, इसने सबसे पहले ना कुछ मूर्खता भरे कार्य किए। अब मूर्खता भरे कार्य की अगर बात करूं क्यों, क्योंकि देखिए ये 4 साल इसने थोड़ा सा लंबा समय बताया है, इसके बाद जो आएगा वो कुछ महीने के लिए आएगा, तो इसलिए मैंने इसे अंतिम बोला। एक बार अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। इससे पहले हम देखें इल्तुतमिश वगैरह ने इतने समय तक रहे, रजिया सुल्तान नहीं, और भी पीछे हमने देखे, उन्होंने किसी ने स्वयं को खलीफा किसी ने घोषित नहीं करा। तो दिल्ली सल्तनत पे ये पहला आपका जो है ऐसा सुल्तान मिलेगा जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इसने क्या कार्य किया, इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। अब स्वयं को खलीफा तो घोषित कर दिया, तो तुर्की लोग जो थे जितने भी, अब इसके भी खिलाफ होने लगे, बोले कि ये इतना बड़ा हो गया कि इसने जो है एक खलीफा की पोस्ट को ही खत्म करके अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। चलिए वो भी करते, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या थी, कुछ ही पागलपंतियां किया करता था। जैसे कि कहा जाए कि इसके समय में ना ये क्या करा करता था, दरबार में ना महिलाओं के कपड़े पहन के आ जाया करता था। कभी कभी क्या होता था, उन कपड़ों को भी सभी को उतार दिया करता था, निर्वस्त्र होने के बाद जो उस दरबार में घूमता रहा करता था नग्नावस्था में। तो इस तरीके से जो इसकी पागलपंती की आदतें थी, तो इस प्रकार भी इसने क्या करा, ये लोग खिलाफ होने लगे धीरे धीरे। अब ये सोचने वाली बात है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई, कोई व्यक्ति यानी कोई राजा आए जो पुरुष वर्ग का हो और महिलाओं के कपड़े पहन के आए, और कुछ समय बाद उन्हें उतार के जो है बिल्कुल जो है नग्न अवस्था में महल में दरबार में घूम रहा हो, और कोई अगर इस बात को देख के मुस्कुरा जाए उसकी हरकतों को देखकर, तो क्या करेगा, ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु दंड दे देगा ये। तो लोगों को ना अपनी जान बचाना भी भारी हो गई कि हम अपनी जान किस प्रकार बचाएं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो क्या हुआ, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, आपसे ये पूछा जाएगा कि खिलजी वंश में कौन जो है पागल सुल्तान के रूप में जाना जाता है, तो तुरंत बता देना कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। उसकी हरकत क्या थी मैंने आपको बता दिया, एक क्या बताई, एक तो स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, चलिए ये तो मान सकते हैं, अगर काम आप सही करोगे तो खलीफा मान लो अपने आप को। बट इसने क्या करा, निर्वस्त्र होकर घुमा करता था, महिलाओं के कपड़े पहना करता था। इसके साथ साथ इसने क्या करा, भूल जाने और क्षमा करने की नीति भी अपनाई है। देखिए इससे पहले किसी ने नहीं अपनाई है। तो आपसे ये पूछेगा दिल्ली सुल्तान में पहला ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने भूल जाने या क्षमा करने की नीति अपनाई है। तो भूल जाने और क्षमा करने की नीति किसने अपनाई है, क्षमा करने की नीति, ठीक है, इसने अपनाई है। कोई इसे मानने की भी कोशिश करता था ना, तो भी कहता था चलो कोई बात नहीं, भूल जाओ इस बात को, उदारवादीपन दिखाया करता था। अब इसी से खिलाफ होके क्या करेंगे, इसकी हत्या कर देगा, एक व्यक्ति हत्या कर देगा जिसका नाम होगा नासरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, इसकी हत्या किसने करी है, अब इसके बारे में समझ लिए। ठीक है, 7वां पॉइंट हम समझ लेते हैं। इसकी हत्या करने वाला व्यक्ति है नासिरुद्दीन। अब इसकी हत्या, देखिए इसमें एक बात और बता दूं नासिरुद्दीन खुसरो के बारे में, नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इसमें एक बात क्या खास हो जाती है, खुसरो शाह ये हिंदू था, केवल इसने क्या करा, एक राजा बनने के लिए, ठीक है, वहां का जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठने के लिए इसने अपना धर्म बदल लिया और मुस्लिम शासक बन गया जी। तो ये हिंदू है, हिंदू से मुसलमान हुआ है। कौन, आपसे पूछा जाएगा कि खिलजी वंश में कौन सा जो है राजा ऐसा रहा है, कौन सा सुल्तान ऐसा रहा है जो हिंदू से मुसलमान बना, तो तुरंत बता देंगे, हमारे सामने बताया था नासिरुद्दीन खुसरो शाह था। और ये अंतिम सल्तनत पे बैठने वाला था, मतलब खिलजी डायनेस्टी में अगर बात करें। और कब बैठा अगर बात करें तो मतलब जो है ये 1320 में इसकी हत्या करी है। इसने किसकी हत्या करी है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की 1320 में हत्या करी होगी, अप्रैल के महीने में, और सितंबर तक बैठा है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड आप ध्यान रखेंगे, 1320 अप्रैल से स्टार्ट होगा और सितंबर तक महीना रहेगा लगभग। ठीक है, 4 या 5 महीने के आसपास ये बैठेगा जाकर। ठीक, और हिंदू से मुसलमान बनाया, मैं आपको ये बात भी लिख देता हूं कि हिंदू से मुसलमान बन गया, क्यों, एक गद्दी पर बैठने की वजह से। अब यही कारण आएगा अगले वंश का, जो लास्ट बना ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह बना, हिंदू से मुसलमान बन गया, गद्दी पर बैठ गया, ठीक है, वहां का मुसलमान शासक बन गया, ये पहला मुसलमान है। एक बात देखो, मुसलमान तो बन गया,
दूसरी बात, क्वेश्चन को ना इसी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। ये क्या पूछेगा आपसे कि ऐसा कौन सा खिलजी सल्तनत में जो है शासक रहा है, सुल्तान रहा है, जिसने जो है जो पहला भारतीय मुसलमान था। तो ये पहला भारतीय मुसलमान था, तो हिंदू था, भारत का था, अब ये बन गया मुसलमान, तो भारतीय मुसलमान कहलाया। तो पहला भारतीय मुसलमान है जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा है। इससे पहले कोई भारतीय मुसलमान दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर नहीं बैठा। ठीक है, इसके बारे में अगर इसकी जनजाति के बारे में पूछा जाए तो आप बता देंगे ये लड़ाकू जनजाति का था, लड़ाकू जनजाति का था, हिंदू था ये। ठीक है, अब इसने भी एक उपाधि अपने आप में धारण करी है, इसकी उपाधि भी पूछ सकता है आपसे, तो आप बताएंगे पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति है ये, पैगंबर का सेनापति। ठीक है, एक पॉइंट लिख देता हूं मैं आपको, आप बोलेंगे पैगंबर का सेनापति, अपने आप को ये पैगंबर का सेनापति कहा करता था। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और बन सकता है, पैगंबर के सेनापति के साथ साथ आपसे ये कहा जाएगा इसने पैगंबर का सेनापति कह दिया, इसकी किसी ने सहायता करी है, बहुत सहायता करते थे कौन। ठीक है, तो आप अगर इससे पूछ रहे कि जो है इसकी किसने सहायता करी है, तो आप बता देंगे निजामुद्दीन औलिया थे, उन्होंने इनका बहुत ज्यादा समर्थन करा। इससे किसका समर्थन प्राप्त हुआ, तो नमा पॉइंट करके हम लिख देते हैं निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का समर्थन। और ये आज आपको कई कहानी जोड़ेगी निजामुद्दीन औलिया से, कहानियां जुड़ेंगी और वो कहानियां जुड़ेंगी जो अभी तक आपने नहीं पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो किसका समर्थन था, निजामुद्दीन औलिया का इसे समर्थन था। अब आगे की बात करें, देखिए इसके मैंने कार्य के बारे में कई चीजें बता दी आपको, अगर आगे समझे हम तो दीपालपुर का ना एक सूबेदार था जिसका नाम था गाजी बेग तुगलक। क्या नाम था, गाजी बेग तुगलक नाम था इसका, आगे जाके हम इसे गयासुद्दीन तुगलक करके भी बोलेंगे। ठीक है, रियल में गयासुद्दीन तुगलक ही था, इसका गाजी पढ़ने की उपाधि क्यों पड़ी होगी उसके कारण पे भी चर्चा करेंगे। तो दीपालपुर के सूबेदार ने क्या करा, गाजी बेग तुगलक इससे चिढ़ता था। चिढ़ता क्यों था, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान था, वो भी हिंदू था, हिंदू से मुसलमान बना, और मुसलमान बनने के बाद जो है ये वहां पर गद्दी पर बैठ गया। और गद्दी पर बैठने के बाद अब ये क्या कहा करता था गयासुद्दीन तुगलक, वो कहा करता था कि इस्लाम खतरे में है। मैंने आपको जब परसों भी इसके बारे में, खिलजी वंश के बारे में मतलब जो है समझाना स्टार्ट किया था, तभी मैंने कहा था कि जब इसका एक अंतिम शासक आएगा, इसका अंत करने वाला जो व्यक्ति आएगा, वो क्यों अंत करेगा, वो कहेगा कि एक हिंदू जो है हिंदू से मुसलमान बन के बैठ गया है और अब जो है इस्लाम खतरे में है। तो इस्लाम खतरे में है ये वर्ड सबसे पहले कहां से चला आ रहा है, तो आप बता देंगे कि दीपालपुर का एक सूबेदार था जिसका नाम गाजी बेग तुगलक या गयासुद्दीन बेग तुगलक था, वो इससे चला करता था। किससे चला करता था, जो अंतिम था नासिरुद्दीन खुसरो शाह से चला करता था, क्योंकि ये हिंदू था, हिंदू से मुसलमान बना था, तब उसने ये पहली बार कहा था इस्लाम खतरे में है। ठीक है, तो इस्लाम खतरे में है तो किसने कहा है, गाजी बेग तुगलक। मैं आपको लिख देता हूं गाजी बेग तुगलक। ठीक है, और इसने क्या कहा है, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। आज भी हमें ये वर्ड बहुत सुनने को मिल जाता है, कभी कभी जब दंगे होते हैं अपने देशों में, हमारे देशों में जब दंगे होते हैं तो दंगों में हमने देखा है कि कुछ जो है लोग आके केवल जो है इस तरीके की बातें फैला देते हैं कि इस्लाम खतरे में है। वरना हमारा देश, भारत देश की अगर बात करें तो यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया था और सभी मिल बांट के रहते हैं। इस्लाम धर्म के लोग भी जो है भारत के लिए हमने इतिहास में पढ़ा है कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बलिदान दे दिए। जब देश आजादी की बात आई तो जो है माताओं ने ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा जो है किस धर्म का है, अपने धर्म को नहीं देखा, अपने जो है देश पर कुर्बान कर दिया उन्होंने। आज भी हम देखते हैं आर्मी में जो है सभी धर्मों के लोग जो है जो हमारे आर्मी में रखे गए हैं, और सभी धर्मों के लोगों में से बहुत ज्यादा इस्लाम धर्म के लोग भी होते हैं जो अपने लिए जो है अपने देश के लिए जो है बलिदान कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब हुआ क्या, गाजी बेग तुगलक जो इस्लाम खतरे में जिसने कहा था, उसका गाजी बेग तुगलक का और नासिरुद्दीन खुसरो शाह का बीच में युद्ध होगा, और युद्ध होने के बाद करेंगे क्या, सितंबर 1320 में जाके जो है गाजी बेग तुगलक इसकी नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर देगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको याद कर लेनी है कि ये गद्दी पर बैठ गया, सितंबर 1320 में जाके इसने जो है हत्या कर दी होगी। गाजी बेग तुगलक इसका जो है तुगलक वंश का जो है सरदार बन गया होगा। तो यहाँ से तुगलक वंश जो है स्टार्ट हो गया होगा। तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या समझ में आया, तुगलक वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था, ये गाजी बेग तुगलक था, जिसका नाम हमने गाजी बेग तुगलक के साथ साथ गयासुद्दीन तुगलक भी करके पढ़ते हैं, गयासुद्दीन तुगलक करके पढ़ेंगे। ठीक है, और कहीं कहीं गाजी मैंने वर्ड बता दिया। देखिए गाजी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको गाजी का अर्थ बता दूं। गाजी का अर्थ पूछा जा सकता है। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का नाश करने वाला।
तो ये जो आपको मैं इसके गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, तो इसका मानना था कि मैं अपने धर्म के अलावा जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें सबको काफिर बोला करता था और उनके नाश करने के ऊपर जो है ये सोचा करता था कि मैं सभी काफिरों का नाश कर दूंगा जो मेरे इस्लाम धर्म के खिलाफ व्यक्ति मिलेगा मुझे, जो इस्लाम धर्म नहीं होगा जिसका, मैं उस काफिर का जो है नाश कर दूंगा। तो इसलिए अपने आप को इसने गाजी कहा है, सबसे पहले गाजी। अब यहाँ पे भी देखने को मिलेगा गाजी का अर्थ आपने समझ लिया होगा। आगे अगर बात करें तो गाजी अभी हमें जो है मुगल पीरियड में भी देखने को मिलेगा, मगर सर्वप्रथम अगर गाजी देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर देख लिया काफिरों का नाश करने वाला सबसे अधिक। अब इसकी बात समझिए एकदम तेजी से। देखिए इतिहास में ना किताबें कहीं ना हम लोगों को भी थोड़ा सा असमंजस में डाल देती हैं। देखिए कहा यह जाता है किताबों में, कहीं कुछ किताबों में विकिपीडिया वगैरह पे देखा कि गयासुद्दीन तुगलक के समय में जो है सबसे ज्यादा बार आक्रमण हुए हैं। ये बैठेगा कब? जब तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक की बात जो कर रहे हैं ये 1320 में बैठेगा और 1325 तक बैठेगा गद्दी पर दिल्ली सल्तनत की। मात्र 5 वर्ष तक बैठा और बताया जाता है कि इसके समय में 29 बार आक्रमण करे हैं। किसने? मंगोलों ने इस पर 29 बार आक्रमण करे हैं, ये कहा जाता है। अगर ऑप्शन में अगर ये ना मिले तो आप ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा आक्रमण अगर जो है हम पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में किए थे, बट कुछ किताबें कहती हैं कि 29 बार आक्रमण इसके समय में भी हुए हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो पहले अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाना आप, और अगर अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में नहीं आए तो आपको मैंने गयासुद्दीन तुगलक या गाजी तुगलक के बारे में मैंने बता दी। अब आगे इसके कार्यों के बारे में बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक के। देखिए हमने क्या कहा, अलाउद्दीन खिलजी जब मारा गया, इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, जलोदर रोग से, तब उसका उत्तराधिकारी आया। उत्तराधिकारी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आया और उसके बाद नासरुद्दीन खुसरो शाह आया। तो इन लोगों ने कहीं से धन इकट्ठा तो किया नहीं है और जितना धन इकट्ठा रहा होगा उसे वेस्ट कर दिया होगा। अब सबसे बड़ी इसके आगे जो परेशानी बढ़ गई, किसके आगे परेशानी की बात करें? गयासुद्दीन तुगलक के आगे परेशानी पड़ गई कि वहां पर पैसा तो है ही नहीं, ये राजपाट चलाया कैसे जाएगा? सल्तनत पे बैठ तो गया, अब देश को आगे बढ़ाया कैसे जाएगा? अब ये नीतियां चलाना स्टार्ट करेगा। किस प्रकार की नीतियां चली वो कारण भी आप समझ लें। सबसे पहले एक क्वेश्चन और बता दूं इसी के बारे में आपको कि अगर इसके बारे में पूछा जाए तो आप ये ध्यान रखना, गयासुद्दीन तुगलक जिसके बारे में आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी माँ हिंदू जाट थी और पिता जो थे वो बलबन के गुलाम थे। ये भी ध्यान रखना, पिता बलबन के गुलाम थे और माता कौन थी? हिंदू जाट थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके कार्यों के बारे में बात करेंगे। नंबर 2, ये पहला व्यक्ति था जिसने किसानों पर कार्य किया है। इससे पहले आपने देखिए इतिहास मध्यकालीन भारत एक वीडियो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, कहीं पे किसानों पर कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं दिखा। अब किसानों पर कार्य क्या किया है? जैसे कि इसने नहरें बनवाई, कुएं खुदवाए। अब नहरें और कुएं पर कार्य करने का इसका क्या कारण था? किसानों पर कार्य करने का इसने सोचा कि किसानों पर अगर कार्य किया जाएगा तो किसान अगर सिंचाई अच्छी करेंगे और सिंचाई अच्छी करेंगे तो फसल अच्छी होगी और फसल अच्छी होगी तो टैक्स अच्छा इकट्ठा होगा और टैक्स अच्छा होगा तो राजा के पास जब टैक्स ज्यादा मिलेगा तो राजा सेना ज्यादा रख पाएगा और सेना जब ज्यादा रख पाएगा तो कोई दूसरा राजा उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले किसानों के लिए अगर कार्य करने वाला जो है वो तुगलक वंश होगा और तुगलक वंश में भी अगर हम बात करें तो गाजी बेग तुगलक है। ये कोई वंश नहीं था तुगलक की, अगर बात करें तुगलक क्या था? गाजी बेग तुगलक, तुगलक उसका नाम था और धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो तुगलक लगते लगते तुगलक वंश हो गया है। ये ध्यान रखेंगे, एक बात आपको ये याद हो गई होगी, क्या? किसानों के लिए कार्य करने वाला, नहरें खुदवाने वाला, नहरों के साथ साथ कुएं बनवाने वाला कौन था? ये था आपका खिलजी। इसके बारे में बात कर ली हमने, इसके गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात कर ली, ये बात आपको याद हो गई होगी। आगे बात करें, देखिए राजकोषीय तो जो है जितना भी पैसा था वो खत्म हो चुका है, मैंने आपको बता दिया। अब क्या हुआ? अगर हम बात करें, कुछ टैक्स ना अलाउद्दीन खिलजी के समय में आया करता था। मैंने देख बताया था आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने जो जितने भी आक्रमण करते थे जलाउद्दीन खिलजी के समय में, तो वो वहां पे जीत के लाया करता था और जीतने के बाद जो है वहां पे की जो है लैंग्वेज, दक्षिण भारत की लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, जिस कारण बस वो केवल संधि कर लिया करते थे और संधि करने के बाद टैक्स ले लिया करते थे। तो अलाउद्दीन के समय में ना दक्षिण भारत से जो है जो टैक्स वगैरह आया करता था वो अब इन जो बेवकूफ राजा आए, इन राजाओं की वजह से उन लोगों ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा क्या फायदा है देने से, ये तो बेवकूफ राजा है, ये तो खुद ही आपस में लड़े मरे जा रहे हैं, बार बार एक दूसरे को मार देते हैं, दूसरा सुल्तान बैठ जाता है, इससे बढ़िया टैक्स देना बंद कर दे। अब टैक्स देना बंद कर दिया, तो टैक्स देना बंद करने के बाद इसने क्या करा, इसके दिमाग में ये आया कि ये मैं अपने यहाँ तो काम करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं से जो पैसा इकट्ठा होता तो जिससे मैं सेना और आगे भी काम बढ़ा सकता हूँ, अब वो तो काम हो नहीं पा रहे हैं। इसने सबसे पहले क्या करा, इसने दक्षिण भारत की जो राजधानी थी, दक्षिण भारत की राजधानी जो तेलंगाना थी, ठीक है, तो तेलंगाना पर ना जो दक्षिण भारत की राजधानी
जो दक्षिण भारत की राजधानी तेलंगाना थी, तो तेलंगाना पे इसने आक्रमण करा दिया। तेलंगाना पे इसने जो है एक अभियान चलाया। ठीक है, अब उस अभियान को चलाया तो तेलंगाना अभियान करके मैं बताऊं आपको, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, उस टैक्स की वजह से जो टैक्स आया करता था तेलंगाना से, ठीक है, तेलंगाना अभियान चलाया। इसे वारंगल भी बोलते हैं, वारंगल अभियान लिखा हुआ मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत हो ना वारंगल अभियान के बारे में। अब तेलंगाना अभियान चल गया, वारंगल अभियान चल गया। चलने के बाद उसने क्या करा, देखिए राजा वही बैठा हुआ है इस समय भी, जो याद करो मैंने बताया था मलिक काफूर के बारे में कि मलिक काफूर जीत के आया था वहां से तेलंगाना वारंगल अभियान पर, कल की वीडियो में बताया था। यहीं से कोहिनूर हीरा भी लेकर आया था। और ध्यान करो वही राजा है जिसने अपने आप को स्वयं को पराजित घोषित कर लिया था और सोने की मूर्ति बनवाई अपने भार के बराबर, अपनी हाइट के बराबर, और उसे जंजीरों से जकड़ के जो है किसके पास, मलिक काफूर के पास भिजवा दिया था। और मलिक काफूर समझ गया था कि इसने अपने आप को पराजित घोषित कर लिया, इसने अपने आप को स्वयं को मेरे पास प्रस्तुत कर दिया। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखेंगे। तेलंगाना अभियान चलाएगा और इस तेलंगाना अभियान में भी गयासुद्दीन तुगलक खुद नहीं जाएगा, ये अपने बेटे को भेजेगा। ये समय रहा है 1321 का। 1321 में इसने अपने बेटे को भेजा है। तेलंगाना अभियान कब चलाया गया है, 1321 में गया है। और कौन गया है, इसका बेटा गया है जिसका नाम जूना खां था। 1321 में पहला आक्रमण करेगा जिसमें ये सफल नहीं हो पाएगा, ये असफल रह जाएगा, यहां पर असफल हो गया। फिर ये दूसरा आक्रमण करेगा 1323 में, इसी पर करेगा, जूना खां करेगा, और ये आक्रमण सफल हो जाएगा, सफल आक्रमण कर पाएगा। अब वहां से धन इकट्ठा करके लेकर आएगा, और धन इकट्ठा तो करेगा ही करेगा। अब ये क्या करेगा, अगर बात करें जूना खां, जूना खां का एक नाम और बता दूं मैं आपको, जूना खां को जो है हम कैसे बोलते हैं, उलूग खां भी इसी बोला जाता है, उलूग खां। और इसी का आगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक करके नाम पड़ेंगे जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। तो ये बात भी मैं आपको बता दूं, ये वहां से धन तो लूटेगा ही लूटेगा। तो अभी तक क्या करते थे, इससे पहले वाले राजा केवल धन को लूटा करते थे, मगर वहां पे क्षेत्र नहीं बढ़ाया करते थे। अब इसने क्या करा, धन भी लूट लिया, और धन लूटने के साथ साथ वहां की गद्दी भी संभाली इसने, और वहां पर बैठ गया, अपने क्षेत्र को बढ़ाया इसने साथ साथ। ये ध्यान रखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली में पहला सुल्तान ऐसा कौन था जिसने दक्षिण भारत के क्षेत्र को बढ़ाया या अपना अधिकार जमा लिया। तो जमाने वाले की अगर बात करें तो किसके समय में हो रहा है, गयासुद्दीन तुगलक के समय में हो रहा है, ये ध्यान रखना। दिल्ली सल्तनत पे बात आ रही है तो आगे गयासुद्दीन तुगलक, और बैठा कौन जाकर है वहां पर, उलूग खां, जिसे हमने जो जूना खां कहते थे, उलूग खां से उपाधि दी गई थी। और उसके साथ साथ इसके आगे नाम जाके मोहम्मद बिन तुगलक भी पढ़ेंगे, ये बात भी आपको याद हो गई होगी। अब इसी कहानी से एक कहानी और जोड़ देते हैं, देखिए समझिए ध्यान से। हुआ क्या था, जब तेलंगाना अभियान चलाया गया होगा, जब इस पे जो है राजा पर आक्रमण किया गया होगा। राजा कौन था, प्रताप रुद्रदेव था, जो मैंने कल कहानी में बता दिया था, मैं एक बार फिर नाम बोल दे रहा हूं आपको, प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, जब यहाँ पे ये आक्रमण करने आया होगा जूना खां, तो तेलंगाना अभियान यानी वारंगल अभियान पे राजा की जो सहायता की होगी वो उड़ीसा के राजा ने सहायता की थी। और उड़ीसा को हम बोला करते थे जाजनगर, और वहां का राजा था राजा भानुदेव। उड़ीसा जाजनगर करके मैं बोल देता हूं, उड़ीसा या जाजनगर, जाजनगर, ठीक है। और राजा कौन था यहाँ पे, भानुदेव बैठा हुआ था। भानुदेव ने इसकी मदद करी थी, इस वजह से क्या करना पड़ा, अब इन्होंने क्या करा, भानुदेव पर आक्रमण कर दिया, उड़ीसा पर अपना, और उड़ीसा पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद इन्होंने क्या करा, जब ये अपनी सेना ले गया, ले जाने के बाद वहां के क्षेत्र को जीत लिया, और जीतने के बाद ये भी उसने अपने ही सल्तनत में आगे बढ़ा लिया, उड़ीसा का क्षेत्र भी। तो आपसे जाजनगर उड़ीसा का पूछे तो बता देंगे किसने करा था, आप बता देंगे इसने करा था, जिसका नाम सर ने हमारे जूना खां बताया। जूना खां गया था, क्यों गया था, जाजनगर पे करने का कोई इनका उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य इस वजह से करना पड़ा क्योंकि इसने जाजनगर के जो राजा थे, उड़ीसा के जो राजा थे जिनका नाम भानुदेव था, उन्होंने उसकी मदद की थी। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा, 1325 का समय आएगा, तो 1325 के समय में हम बात कर रहे हैं। देखिए अब इसने क्या करा ना, किसने, गयासुद्दीन तुगलक जो है अब युद्ध लड़ने के लिए गया। ठीक है, अब गयासुद्दीन तुगलक 1325 में कहां युद्ध लड़ने के लिए गया, 1325 में गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी तुगलक भी कहते हैं, ये बिहार युद्ध लड़ने गया, बिहार युद्ध पर।
बिहार युद्ध पर जो गया, यहाँ से कई कहानियां जुड़ती हैं, इस कहानी को ध्यान से समझ लेना और मजा आएगा इस कहानी को सुनने के बाद। जब ये बिहार युद्ध से वापस लौट रहा होगा तो उससे पहले ना एक भविष्यवाणी इसके कानों में आई। भविष्यवाणी किसने करी थी, एक बात ये समझे, निजामुद्दीन औलिया। मैंने अभी आपको पीछे भी कहा था कि ये अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में आएंगे। निजामुद्दीन औलिया ने एक भविष्यवाणी कर दी थी कि अब जो ये मतलब जो बंगाल, उसके बिहार के युद्ध पे जो गया है ये, तो बिहार का या बंगाल का, सॉरी बंगाल युद्ध पर गया था, बिहार नहीं गया था, बंगाल युद्ध। बंगाल युद्ध 1325 में बंगाल का इसका अंतिम युद्ध रहा है। देखिए कहानी सुनिए। निजामुद्दीन औलिया ने ना एक बात की, जो भविष्यवाणी करी। भविष्यवाणी में ये कहा कि ये जो अब आ रहा है तो ये इसका अंतिम युद्ध था। अब जो है गद्दी पर इसका बेटा बैठेगा कि इसकी मृत्यु होने वाली है। इस बात की खबर लग गई किसे, कि गयासुद्दीन तुगलक को खबर लग गई कि मेरे खिलाफ भविष्यवाणी की गई, यानी मेरी मृत्यु की बात की गई और मेरे बेटे को बैठाने की बात की गई। और हालांकि अगर हम बात करें, ये बंगाल युद्ध पर जो गया था उसमें अपने बेटे को साथ लेकर गया था, बेटे को साथ लेके गया था। तब उन्होंने क्या करा, वहां पर जब भविष्यवाणी के बारे में पता चला होगा उसे, तो उसने कहा, बोले कि अब मैं जब बंगाल विजय करके वापस लौट रहा हूं तो अगला युद्ध जो लड़ूंगा वो इस निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ ही लड़ूंगा। तब ऐसी कंडीशन में उन्होंने जो है निजामुद्दीन औलिया ने एक फिर भविष्यवाणी करी और उन्होंने कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्त। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रख लेना कि हुनूज दिल्ली अब दूरस्त, आपने खूब पढ़ा होगा, ये सारी चीज तो पढ़ेगी। हुनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली दूरस्त, ये किसने करी है, निजामुद्दीन औलिया ने ही भविष्यवाणी कर दी है। क्यों करी है, इसके कई कारण बताते हैं, मैं आपको दो कारण बता देता हूं। एक तो भविष्यवाणी मैंने आपको यही बता दी, ठीक है, इसके बेटे वाली भविष्यवाणी। उसका दूसरा कारण क्या था, कारण ये था, गयासुद्दीन तुगलक जब ये यहाँ पे जा रहे होंगे ना, बंगाली युद्ध पर जा रहे होंगे, कहानी को बहुत ध्यान से समझें। गयासुद्दीन तुगलक जब 1325 ईस्वी में अपने अंतिम युद्ध पर, बंगाल के युद्ध पर जा रहे होंगे, तो बंगाल युद्ध पर जाने से पहले उन्होंने क्या करा, अपने लिए एक शहर बसाना चाहा। अपने लिए एक शहर बसाने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक किला बनवाया, ठीक है, एक महल बनवाया। महल कहाँ बनवाया, दिल्ली में एक महल बनवाया, और उस महल के चारों ओर जो है प्रजा को बसाना चाह रहे होंगे। और प्रजा को बसाने के लिए उन्होंने क्या करा, दिल्ली सल्तनत में से ही ना मिस्त्रियों को चुना, और मिस्त्रियों को चुनने के बाद उन्होंने कहा कि एक महल बनाइए, और महल के साथ साथ उसके चारों ओर जो है प्रजा के रहने का स्थान भी बनाइए। तो वहां पर ना ये सारे मिस्त्री काम कर रहे होंगे, और समय आ चुका था उस समय, अगर हम बात करें गर्मी का समय चल रहा था, और गर्मी के समय के कारण जो है पानी की बड़ी दिल्ली में किल्लत देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में निजामुद्दीन औलिया ने क्या करा, उन मिस्त्रियों से कहा कि क्यों ना एक बावली बनवा दीजिए। बावली का मतलब जो है बावड़ी बनवा दीजिए। बावड़ी क्या होती है, आपने फिल्मों में अगर देखा हो, छोटा सा तालाब होता है, नीचे को गहरा तालाब होता है, उसके चारों ओर जो है सीढ़ियां बनी होती हैं, और उससे क्या होगा, वहां पे पानी इकट्ठा रहता है। लोग वहां पे आके ठंडे ठंडे पानी की जब हवा आती है तो वहां पे सीढ़ियों पर बैठ सकते हैं, पानी अपने लिए पी सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो वो बनवाना चाहा। जब उन्होंने ये बनवाने की बात करी तो इन्होंने, मिस्त्रियों ने मना कर दिया, बोले कि जो है अगर जो है सुल्तान को मालूम पड़ गया कि जो है हम उनका काम छोड़ के आपके काम में लग गए तो वो हमें मार देंगे। तब भी उन्होंने जो है उनके जो है बताया कि जो है इस समय भी सुल्तान युद्ध बहुत लंबा खिंचता है, काफी लेट आएंगे, जब तक जो है एक काम कीजिए, आप जो है बावली बना दीजिए, और सुल्तान जब आएगा, जब पता चले तो आप इसे छोड़ के जो है अपने काम में लग जाना। तो वो इस बात पे राजी हो गए। धीरे धीरे पता चला कि जो है वो धीरे धीरे दिल्ली के आसपास आने लगा, उत्तर प्रदेश तक की सीमा में एंटर कर गया, और अगले दिन सुबह को आने वाला है। अगले दिन सुबह को आने वाला है, तब भी ये कहा जाता है, तब उन्होंने भविष्यवाणी करी इस बात की कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, की दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली आने में बहुत समय लगेगा। तब भी उनकी भविष्यवाणी है। और हुआ क्या, रात में जाके इसी के बेटे ने, जूना खान ने, रास्ते में ना एक लकड़ी का महल बनवा दिया रुकने के लिए, लकड़ी का महल बनवाया। और उसने ये कहा जाता है कि लकड़ी के महल में ये दोनों बाप और बेटे दोनों सो गए, और कुछ समय बाद जूना खान क्या हुआ, उसमें से महल में से निकल गया, और निकलने के बाद जो लकड़ी का महल बना हुआ था उसे हाथियों से ना धक्के लगवाने के बाद गिरवा दिया गया, जिसमें जाके इसके पिता की जो है, जिसके बारे में हमने आज चैप्टर पढ़ा, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद मृत्यु होने के बाद जो है दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर अब कौन बैठ जाएगा, इसका बेटा बैठ जाएगा, जिसका नाम अब हम कल के लेक्चर में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी पढ़ेंगे। आगे एक बात और मैं अभी आपको बता दूं, जैसे अभी एक वर्ड मैंने बोला तेलंगाना, तो तेलंगाना के बारे में आपसे मैं बता दूं, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने देखा था कि ये तेलंगाना अभियान पर गया था, तो तेलंगाना अभियान पे गया होगा ना, तो उस समय इसने तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया। अब उसका कारण पूछा जाता है, तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर किसने करा, तो आप सबसे पहले बता देंगे नाम बदलने वाला कौन था आपका, ये जूना खान था। जूना खान कौन था, वो गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, गाजी बेग तुगलक का बेटा था। ठीक, तो तेलंगाना का नाम बदलने वाले के बारे में अगर आपसे पूछे, एक बार फिर से मैं आपको बोल दूं,
आपको बताना है कि तेलंगाना अभियान जब चला होगा तो तेलंगाना अभियान में तेलंगाना का नाम बदल दिया गया। नाम बदलने का कारण क्या है? तेलंगाना की अगर बात की जाए तो तेलंगाना जो शब्द है आपका वो तेलंगाना से नाम बदल के कर दिया गया सुल्तानपुर। और सुल्तान की अगर बात करें तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना जो है वो तमिल भाषा का शब्द है। और इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि तमिल बोलने वालों की भूमि। इस वजह से जो है इसकी जो है तेलंगाना शब्द को बदल के सुल्तानपुर कर दिया गया। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आज हमने क्या पढ़ा? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ लिया। कल हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करेंगे, जूना खां जिसे हम उलुग खां के नाम से भी जानते हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट अब आगे होने वाला है कि इसने इससे भी ज्यादा कार्य किए, क्योंकि ये बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं। अब आगे देखेंगे पढ़े लिखे के साथ साथ इसके भविष्य ने क्या कार्य किया। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।